देखिए आज से हम लोग एक नया ही पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये क्लास 12 में सेकेंड पार्ट है पूरा बुक का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब हम लोग आगे थे उस समय इसका एक नाम दिया गया था। ये है हम लोगों का बचपन का प्यार। जैसे कि वो गाना आया था ना, बचपन का प्यार भूल नहीं करना है, इसी तरह से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसी मोहब्बत कराएंगे जिसको यही को सब कुछ भुला जाओगे, लेकिन बचपन का प्यार कैसे नहीं हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं भूलोगे। तो देखिए सबसे पहले बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। यानी कि जितने भी सजीव स्रोत जैसे कि सजीव में कौन से आते हैं, ऐसे चीजें जिनमें जान किसमें है, सजीव पूछ ही रहे, जान किसमें, इंसान में। जैसे कि जीव जंतु जिसमें कि जितने भी जानवर है, मानव है, मानव है, ये सब किसमें आ जाएंगे, जीव जंतु में। और जो पेड़ पौधे हैं ये भी क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है। जो इन सारी चीजों से जो रसायन या फिर केमिकल प्राप्त होता था उसे पहले के लोगों ने नाम दे दिया कार्बनिक पदार्थ। और इन कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितने भी जैसे निर्जीव स्रोत थे, निर्जीव स्रोत जैसे कि पर्वत हो गया, पर्वत देखे हो, पहाड़, पर्वत हो गया, और भी जैसे कि खनिज हो गया, खनिज जमीन के अंदर क्या रहता है, सोना मिलता है ना। ये सभी क्या है, खनिजों से प्राप्त होने वाले जितने भी पदार्थ है, केमिकल है, इन सब को अकार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना गया। अकार्बनिक पदार्थ या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इन पदार्थों के अध्ययन को अकार्बनिक रसायन के नाम से जाना गया। देखिए जिन पदार्थों को निर्जीव स्रोतों से प्राप्त किया जैसे कि पर्वतों या खनिजों से, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा गया और उन पदार्थों के अध्ययन को अकार्बनिक रसायन कहा गया। उसी तरह से सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया और इस सबके अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया। जैसे कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें देखें तो हम लोग कि कार्बन की मात्रा होती है। जैसे लोग कहते हैं कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे साइंस की भाषा में कार्बन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का जितना भी शरीर है ये सारे कार्बन का बना हुआ है, और जैसे ही लोग मरते हैं तो उनको जला दिया जाता है। जलाया जाता क्या कहते हैं, धुआं। और धुआं में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यानी जितने भी इंसान है या पेड़ पौधे हैं इन सबको जलाने के बाद धुआं बच जाता है, या कहे तो अपने भाषा में कार्बन के रूप में वो खत्म हो जाते हैं। ये जितने भी चीजें हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और उनके अध्ययन को क्या कहा गया, कार्बनिक रसायन। ऐसा देखा गया कि अभी तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने तत्व हैं, 118। लेकिन उसमें से एक तत्व है कार्बन, ये इतना ज्यादा वैल्यू रखता है, इसके द्वारा बहुत सारे जितना ये 118 से कार्बन निकलने के बाद 117 बचा ना, 117 जितना यौगिक नहीं बनाते उतना से भी ज्यादा एक कार्बन यौगिक बना लेता है। तो इसीलिए एक अलग ब्रांच बनाया गया। जैसे कि आप ही लोग घर पे हो और इतना ज्यादा काम हो, इतना ज्यादा मेहनत छापो भी जितना पूरे घर के लोग नहीं छाप पाए, तो तुम्हारे ऊपर एक अलग कहानी बनेगी ना, अलग कहानी वाले सोचे कि हम अलग ही हो जाए। तो उसी तरह से कार्बनिक रसायन है, इसके लिए एक अलग कहानी बना। जितने भी यौगिक बने हैं कार्बन के उसका क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले जो कार्बनिक रसायन से करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक है, अब एक हेडिंग डालो, कार्बनिक तथा अकार्बनिक
पदार्थ या और यौगिक हेडिंग डालो कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, हेडिंग डाल दिए। देखो कार्बनिक यौगिक जीवधारियों, जीवधारियों और ब्रैकेट में जीवधारी में कौन कौन से आते हैं? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। जीवधारियों ब्रैकेट में लिख रहा है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तथा इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। हो गया? उदाहरण में लिख लो। एल्कोहल का नाम सुने हो? C2H5OH एल्कोहल, मीथेन CH4 मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या? मार्स गैस। क्या सर? मीथेन CH4 ETC कर रहे ना, बहुत सारे हैं। इतना ज्यादा है कि हम पूरे जिंदगी अध्ययन करते करते मर जाएंगे कभी नहीं। ठीक है, अब देखो अकार्बनिक रसायन। हो गया? अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये पदार्थ, वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों ब्रैकेट में लिखते हैं निर्जीव कौन है? पर्वत और खनिज। रॉक सॉल्ट का नाम सुने हो ना? रॉक सॉल्ट क्या नाम है? सेना नमक नहीं आता है? सेना नमक, काला नमक, वही है रॉक। खनिज से प्राप्त होने वाले यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तथा इनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अकार्बनिक रसायन के
अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे? जैसे कि नमक है, नमक कहाँ से मिलता है? खनिज से। खनिज है ना, तो खनिज से कौन सा नमक है? जैसे लिख रहा है ना सीजन। और बताओ कुछ एसिड है, जैसे कि H2SO4, NH3, ये सभी क्या है? अकार्बनिक यौगिक। BTC क्या कहता है? अच्छा ये बताओ CO2 किसमें है? कार्बनिक में क्या? कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक में आता है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक्सेप्शन नहीं है, चलो बता देंगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलो इतना खत्म हो गया ना। अब देखो नोट करके पॉइंट। एक्चुअली जो शब्द है कार्बनिक, इसका किसी ने यूज किया होगा ना सबसे पहले, लेकिन किसने किया था? किसको पता है? कौन वैज्ञानिक? आखिर हम भी जानते हैं वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक। देखो नोट में कार्बनिक ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्गेनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्गीलियस ने किया था। वर्गीलियस ने किया था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जीवों से संबंधित, यानी कि ऑर्गेनिक क्या है? जीवों से संबंधित, यानी कि ऐसे जितने भी पदार्थ जीवों से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थ। और इसी तरह इन्होंने एक दिया था, लिखना नहीं इस पर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोला जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग लिख लो बड़ा वर्गीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। वर्गीलियस थ्योरी ऑफ वाइटल और हेडिंग है। ठीक है, वर्गीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत हो गया। हेडिंग देखो, ये साइंटिस्ट जो थे इनका नाम क्या था? आर्चिमेडेस। और ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। वर्गीलियस बहुत पुराने साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के। तो इस समय क्या होता था कि इन्होंने देखा कि जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे वो यूरिया निकालते हैं। यूरिया किस रूप में? यूरिन के रूप में। यूरिन या बोले तो मूत्र के रूप में कौन सा केमिकल निकालते हैं? यूरिया। जैसे इंसान भी है, ये यूरिन निकालता है, ये भी यूरिन करता है। बकरी हो गई, ऐसे लिखा जाता है। और जितने मतलब जीव है वो क्या कर रहे हैं? यूरिया निकाल रहे हैं। केवल जितने ये पानी में रहने वाले जीवों को छोड़कर जितने भी जीव होते हैं वो यूरिया निकालते हैं। और इसी की वजह से यूरिया निकालने वाले जीवों को यूरियोटेरिक बोला जाता है। बायोलॉजी पढ़े होंगे यूरियोटेरिक। इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये जितने भी जीव है इनमें यूरिन के रूप में यूरिया निकल रहा है, और इस यूरिया को लैब में नहीं बनाया जा सकता। लैब में
नहीं बना सकते। अब यूरिया क्या है अपना, तब इन्होंने इस जीवो से मिला है इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक रसायन नाम दे दिया। कार्बनिक यौगिक, इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। ये जब भी मिलेंगे केवल जीवधारियों से मिलेंगे, जीवधारियों या सजीवों से मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि यूरिया को कभी बनाया नहीं जा सकता। जब ये मिलेगा तो किसी भी जानवर के यूरिन में से मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, वो गलत एक विधि का छेड़ा था जिसने क्या कर दिया कि लैब में अपने NH2CO NH2 यूरिया बनाकर, जैसे मान लो एक बार लेकिन नहीं बनेगा, फिर सभी लोग के बातें मान रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गलत ने लैब में यूरिया बनाया, इसका सिद्धांत खत्म हो गया। इस तरह से ये सिद्धांत खत्म होता है। लेकिन उसने बहुत मान्यता की कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक है इसको केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, और वो भी जीवों के यूरिन से। लेकिन आजकल देखते हो मार्केट में यूरिया आता है ना, बोरा का बोरा। अगर इनके हिसाब से चले होते तो आज तक लोग यूरिया का दर्शन ही नहीं कर पाते। यूरिया दर्शन करना होता तो गौमूत्र लाओ खेत में डाल दो, यही है यूरिया। जिस तरह गांव देहातों में होता है। हाँ, पतंजलि का खादर तो देखो इनके अनुसार क्या था, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसे केवल जीवधारियों से बनाया जा सकता है, बनाया नहीं लिया जा सकता है। वो निकालेंगे तभी हम लेंगे, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है वो वाला गुरु चीरे ने गुरु का खात्मा कर दिया। चलो देखो वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1815 में स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस ने किया था, ठीक है। स्वीडन नहीं लिख पा रहे हो, अरे स्वीडन जाना हो अरे थ्री का टिकट मिल जाएगा स्वीडन का, 50 में लिख लेंगे घूमने के लिए जाना है। चलो ठीक है, नीचे देखो। इस सिद्धांत के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, नीचे से देखिए लाइन छोड़ के। इस सिद्धांत के अनुसार लाइन छोड़ के डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा पता है ना, ऐसे होता है, एक ऐसे होगा और बीच में कोई शब्द मान लो लिख दिए तो फिर इसका उल्टा हो जाता है, यही है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको भी ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसको भी ऊपर की तरफ ही लगा देंगे, मतलब पता नहीं उन्हें चला नीचे जा रहा है कि ऊपर, उसको ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है। अब ये देखो उस समय जी रहे हैं तो शक्तियों की दुनिया में, जो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, उत्तरदायी होती है। यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। अतः इन कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में, अतः इन
कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि सिद्धांत क्या कर रहा था कि जीवों में जो रहस्यमयी शक्ति पाई जाती है, यानी कि उस शक्ति का कोई रहस्य नहीं है और इतनी पावरफुल है उसी के द्वारा ये कार्बनिक यौगिकों को बनाया जाता है। अब उस जमाने में इतने गैजेट होगा की बात करेंगे ना, चलो अगला है देखो वो वाला बताया था भी नाम मुझे देखता है वो वाला कि खोज, और जब खोज होगा तो जैव शक्ति सिद्धांत खत्म हो जाएगा, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। चेले ने गुरु की हत्या कर दी अपने थ्योरी से। इस तरह की अखबार में यही खबर आई होगी ना, जैसे कि बीच में आता था एक खबर क्या कहती कि तो बुला के उसकी हत्या करके उसी के ऊपर चारपाई बिछा के सोती थी। अखबार में खबर आया था कि प्रेमी को मारकर उसके ऊपर चारपाई बिछाकर सोती थी प्रेमिका, इसीलिए कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसी तरह साफ साफ लिखा गया था अखबार में, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है सर, हम इसका मतलब नहीं जानते थे बुलाती मगर। आज हम सर देखो क्या हुआ कि टेढ़े पर तक अपने चर्चा जो थे, कौन चर्चा, इससे पहले कौन से थे बर्निलियस, उन्हें क्या था ना टेढ़े साहब हाफिज दिया तकरार किए, इनका सिद्धांत जो है काम कर रहा था। और उसके बाद से 15 में लिए थे, अब आ गया 1828, 13 साल के बाद से इनका खत्म हो गया। आगे आपने वो गलत फाइंड किया, इन्होंने क्या किया कुछ ऐसे केमिकल लिया जिसको द्वारा, जैसे कि उसमें उसी में था NH4 प्लस KCNO साइड एक था उपयोग करना। अब इसको मिला के NH2CO NH2 बना दिया और इसी का नाम क्या है यूरिया। लिखो इसका क्या नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, यही होगा ना अमोनियम। ये NH4 जो आयन होता है इसका क्या नाम होता है अमोनियम आयन इसको बोला जाता है। ठीक है अमोनियम, जब इनऑर्गेनिक चलेगा तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। और SO4 को सल्फेट, इससे चार्ज कितना होता है 2 का माइनस होता है। और इधर देखो पोटेशियम साइनेट है, ये पोटेशियम है, ठीक है। इसी को मिला क्या बन गया यूरिया। इसने क्या है बहुत मेहनत है, तो एक बार कहानी बता रहा है क्या हुआ था ना, गुरु जी इसको मार दिए थे, बहुत मारे थे। ठीक है कि हम इसका बदला लेंगे। अभी गए लिखिया के पूरे रात में एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसी पर ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तुमको क्या मिल गया यूरिया, तब कहे कि गुरुजी आप देखने मेरा इंतकाम। ठीक है इंतकाम कैसे दिखाया यूरिया बना के, कहां पे लैब में। ये लैब में प्रक्रिया हो रही है ना, किसी के शरीर के अंदर नहीं हो रही है ना। यानी कि जब लैब में यूरिया बन गया, और यूरिया क्या है कार्बनिक यौगिक, तब इनके गुरुजी जैसे कि वर्जिनियस का सिद्धांत का खंडन हो गया। यानी कि यही लिखा है ना जय शक्ति सिद्धांत का खंडन, और जय शक्ति सिद्धांत किसने दिया था वर्जिनियस ने।
इस तरह से रिवाइज करते करो, हल्का सा लोड नहीं पड़ेगा दिमाग पे, ठीक है। और हर संडे को टेस्ट सबको आना अनिवार्य है। हाल समय देख लिया जाएगा। देखो सन 1828 में जर्मन रसायन में 1828 में जर्मन रसायन केमिस्ट रसायन कौन करती केमिस्ट, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री में काम करते हैं रसायन बोला जाता है। वोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया जो इससे पहले केवल पशुओं और स्तनधारियों मैमल्स के मूत्र में पाया जाता है। हो गया, ये इक्वेशन को लिख लो। हो गया, चलो ये किसकी कहानी थी? वोहलर। जब एक ने लैब में जब यूरिया बना दिया तो दूसरे ने इसके पीछे पड़ गए कि हम भी कुछ नया करेंगे, जिस तरह से इस समय के लोग कुछ नया करने के चक्कर में दिन भर पतली कमरिया हिलाते हैं ना, उसी तरह से उस समय ट्रेंड था प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करने का। तो इसके बाद से आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोलबे, नहीं बोलबे, कई लोग कहते हैं ना बोलबे, यहाँ भी कई लोग उपस्थित ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कोलबे जो साइंटिस्ट थे 1845 में एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसको इसके तत्वों, इसमें कौन कौन से तत्व पाए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से इसको प्राप्त किया। और उसके बाद से कोलबे के बाद से एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम बता रहे हैं, वर्थले। इन्होंने भी कार्बन और हाइड्रोजन का उपयोग करके मेथेन बनाया, ठीक है। CH4 यही क्या है? मेथेन।
और जो मीथेन है यहाँ से कहाँ मिलता था पहले, गोबर है किसी को बोला था, जब गोबर बनता है तो देखते हो कितना गंदा स्मेल करता है, वही है मीथेन गैस। और ये एसिटिक एसिड, ये एक एसिड है जो चींटियां, लाल वाली चींटियां जब खाती है पेट में बहुत ज्यादा चढ़ता है, तो उसी के डंक में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो ये जानवरों के अंदर पाया जा रहा है, कौन सा है कि कार्बनिक या कार्बनिक, सोचने क्या है, जानवरों के अंदर पाया जा रहा है कार्बनिक हो गया। तो जब इन्होंने और ये लोगों ने बनाया कहाँ पे, लैब में बनाया ना, हाँ लैब में, तो ये इन्होंने पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया इस जैव शक्ति सिद्धांत का। क्या इनके पास कोई दिव्य शक्ति बना है इंसान, वो तो कह रहे हैं कि जितने भी जानवर हैं सबके पास एक दिव्य शक्ति है जो एक कार्बनिक यौगिकों को बनाती है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही लैब में बनाया, कह रहे कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये बना दिया। तो इसके बाद से पूरा का पूरा सिद्धांत खंडित हो गया, किसी का विश्वास नहीं रहा इसके सिद्धांत पर, यानी कि चेला चेला ना रहा, धोखेबाज बन गया। लिखो नीचे देखो क्या लिख रहा है। ओलवे ने सन 1845 में कोलबे, नहीं लिख पाते हो, कोलबे ने सन 1845 में एसिटिक एसिड तथा मीथेन का इनके तत्वों से प्रयोगशाला में संश्लेषित करके जैव शक्ति सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन कर दिया। अभी ये थियरी चल रहा है, ठीक है, मजा तो तब आएगा जब आईपीएस चलेगा। अभी ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय करा रहा है कि आखिर ये है कौन, जिसके बारे में हम लोग इतना जानने के लिए कौन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यही क्या है, बचपन का प्यार, जिसको लोग भूलते नहीं, ठीक है। अब करके ये लिख लो, कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा, मॉडल डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ था कि जितने भी पदार्थ जीव जंतुओं से पाए जाते थे कार्बनिक पदार्थ कहा गया, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि कई सारे ऐसे चीज थे जैसे कि यूरिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, मीथेन हो गया, इसको जीवों में भी नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसको लैब में भी बनाया जा सकता है। इस तरह से इसका एक नया डेफिनेशन देंगे, वो डेफिनेशन किसके आधार पे था, वह डीपीएस के आधार पे। अब एक नया डेफिनेशन देंगे, उसको कल डिस्कशन किया जाएगा, और कल कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच में अंतर को भी डिस्कशन किया जाएगा, क्या अंतर है, ठीक है।